तो हम जब एसएफडी बीएमडी बना रहे हैं तो इसका कोई पर्पस तो होगा, मतलब हम क्यों बनाए जा रहे हैं। बेसिकली जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो आगे जाके डिफ्लेक्शन या फिर कर्वेचर ऑफ ए बीम पे के ऊपर, मतलब हमारा कर्वेचर बेंडिंग मोमेंट पे डिपेंड करता है। मतलब जितना ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट रहेगा उतना ज़्यादा कर्वेचर या फिर झुकाव या फिर हम बोलेंगे कि हमारा जो बीम है बेंड होगा। तो अभी एक छोटा सा बीम और छोटा सा क्वेश्चन है, बीम ले लिया है मतलब हमने, और इसका यदि हम रिएक्शंस निकालें ना, आर ए वी ए एंड वी बी, है ना। तो वी ए वी बी के लिए हम डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पे फोर्स तो है नहीं, है ना, फोर्सेस तो लगे नहीं, तो डायरेक्ट किसी भी एक पॉइंट ए बी, ये हमारा सी पॉइंट, तो एक पॉइंट किसी के भी अबाउट मूवमेंट ले लिया, तो हमने एम ए इक्वल्स टू 0 कर दिया। ठीक है, तो हमारा हो गया वी ए वी बी इंटू एल, किस डायरेक्शन में है ये, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने नेगेटिव कर दिया, प्लस हमारा एम काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब काउंटर क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज, तो एम इक्वल्स टू 0, है ना। तो हमारा वी बी आ गया एम बाई एल। ठीक है, तो समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो हमारा आ जाएगा वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू 0, तो हमारा वी ए कितना आ जाएगा, माइनस एम बाई एल। ठीक है, मतलब ये जो माइनस आया इसका मतलब ये कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम करी थी उस डायरेक्शन में वी ए नहीं लग रहा है, वी बी तो वैसे ही लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव आया है। तो हमारा वी ए क्या हो जाएगा, हमारा वी ए यहाँ से हट के वी ए इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम बाई एल, और ये हो गया एम बाई एल। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, है ना, तो बना लेते हैं, बहुत जल्दी बनता है हमसे आजकल। ठीक है, इस वाले पॉइंट को यदि हम यहाँ देखें, है ना, शिट आ गई, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, यदि इस यहाँ पे सेक्शन ले लेंगे, सबसे पहले हम क्या करते थे, लेफ्ट या राइट मोस्ट पॉइंट पे सेक्शन ले लो, ये हमारा हॉप करवा रहा है, मतलब माइनस एम बाई एल इंटू एल बाई 4, ये हो जाएगा एम बाई 4, यहाँ पे हमारे एम बाई 4 की वैल्यू आ जाएगी, प्लस एम, मतलब ये हमारा एम का शिफ्ट हो जाएगा, कंसंट्रेटेड मूवमेंट है, ये हमारा आ जाएगा 3m/4, है ना। और ये सीधा का सीधा यहाँ पे 1 डिग्री क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं है, तो शेयर फोर्स डायग्राम होगा कांस्टेंट, है ना, और हमारे ये 1 डिग्री में आ जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है आजकल, रिएक्शन सबसे पहले निकालते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। अब ये क्या है कि यहाँ पे m/4 है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, सैगिंग और हॉगिंग ये हमारे लिए है, हमने डिफाइन किए है ना, लेकिन बीम को तो ये पता है कि भाई मूवमेंट लगा है मेरे ऊपर, मेरे को तो बेंड होना पड़ेगा। ठीक है, अब उस पर यदि 3m बाई, अभी यदि इसमें मैक्सिमम क्या है हमारा 3m/4, तो वो इस वाले मूवमेंट के कारण ज़्यादा बेंड होगा। तो क्या हम एक ऐसे पोजीशन x नहीं फाइंड कर सकते इसमें, x कि जहाँ पे हम मूवमेंट लगाएं, ये लगाया मूवमेंट, तो हमारा सबसे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो सबसे कम हो, क्या हो कम, हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सबसे कम हो, और bm max टू बी मिनिमम, है ना। जितने भी मतलब यदि हम हर पोजीशन पर निकाल लें
और उनके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाले को कंसिडर करें तो उसमें भी सबसे मिनिमम वाला है ना, तो उसमें हमने देखा कि एक कंडीशन निकल के आती है, यदि हम नेगेटिव वाले बेंडिंग मोमेंट और पॉजिटिव वाले बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट कर देते हैं, मतलब बराबर कर देते हैं, तो वो वाली कंडीशन सबसे मिनिमम होती है। तो हमने इस डायरेक्शन में यदि हम इसका यदि यहाँ पे x का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, है ना, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ml/m/l इंटू x, ठीक है, ये प्लस का m आ जाएगा हमारा, पॉइंट ये है, ठीक है, और वापस से ये इधर आ जाएगा। इस साइड से यदि हम देखें तो ये l माइनस एक्स था, तो यहाँ से पॉजिटिव m/l इंटू l माइनस एक्स। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो उस टाइम पे मतलब हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो मिनिमम हो जाएगा। तो इक्वेट कर दो इनको, ये हमने x डिस्टेंस पे लिया, हमें पता नहीं है x क्या है, वही फाइंड करना है ना। तो ml x इक्वल्स टू m/l l माइनस एक्स, कटा x इक्वल्स टू l माइनस एक्स, सो हमारा 2x इक्वल्स टू l, x कितना आ गया l/2। तो l/2 की वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट करें तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया इस कंडीशन के लिए, पॉजिटिव वाले के लिए इसमें l/2 पुट करो तो हमारा m/2 आ गया। बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव वाला मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है उसको, है ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है तो वो नेगेटिव वाला हो या पॉजिटिव वाला हो कोई मतलब नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है वही मैक्सिमम है, ठीक है, समझ में आया। तो हमें जब भी बोलेगा कि डिफ्लेक्शन मिनिमम करना है या फिर कर्वेचर मिनिमम करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो उस बीम में सबसे नेगेटिव वाला और सबसे पॉजिटिव वाला जो दोनों एक्सट्रीम्स है उन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब समझ में आ रहा है अपने को। तो एक और जगह देख लेते हैं, एक और केस चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस केस में भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम टू मिनिमाइज, है ना। हमें डिफ्लेक्शन मिनिमाइज करना है, हमें ये पता है इसका इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है ना। तो इसमें पहले मैंने बताया था ऑब्जर्वेशन से कि हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे बताया था मैंने कि हमारे जो सपोर्ट से यदि उनके आसपास दो स्पैन है तो 99% केसेस में यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट ही आता है सपोर्ट में, यदि दो स्पैन के बीच में है कहीं पे। तो ओवरहैंग भी हमारा एक छोटा सा स्पैन ही है, ठीक है। पॉजिटिव कहाँ आएगा, जब अपन ने कंडीशन चेक करी थी तो यहीं पे कहीं पे आता था, ठीक है, यहाँ पे l/2 पे आया था अपना, है ना। तो जो वो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को यदि हम इक्वेट करें, है ना, तो पहले हम यहाँ का नेगेटिव वाला बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं, कितना आएगा 8,
बेंडिंग मोमेंट एट ए, कौन सा वाला जो आएगा नेगेटिव ही आएगा हमारा, क्यों आएगा, है ना, वो क्या आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि हमें हॉक करवा रहा है, हॉक करवाना हमें उदास कर रहा है, ठीक है। डब्ल्यू ए टोटल लोड इंटू ए बाई टू सी जी से पास हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू। हमारा जो मैक्सिमम पॉजिटिव कहाँ पे आया था, एल बाई टू पे आ रहा था, है ना, तो एल बाई टू बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा, हमें लोड का तो पता है, ये जो हमारा सब रिएक्शन है वो डायरेक्टली निकल जाएगी। देखो यदि ओवरहैंग के पास में कहीं पे भी इस वाले है इसमें निकालना है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट रिएक्शंस, लेकिन इसके अंदर हमें चाहिए तो हमें यहाँ पे रिएक्शन चाहिए, तो हमें डायरेक्टली पता है यदि ये एल है ये 2a है तो हमारा टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा W इंटू एल प्लस 2a, और एक एक सपोर्ट सिमेट्रिकल है तो हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया VA। ज़्यादा टाइम लगाते नहीं है, हम दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा L बाई टू, तो पहले टोटल UVL जो हमारा UDL है उसका निकाल लेते हैं कि माइनस, पता है क्यों आया माइनस, है ना, A प्लस एल बाई टू टोटल लोड इंटू इसका जो डिस्टेंस है उसका बाई टू, मतलब उसके CG से पास हो रहा है नेगेटिव वाला, प्लस क्योंकि ये वाला स्माइल दे रहा है किसके अबाउट, इस वाले सेक्शन के अबाउट ये स्माइल दे रहा है ना, तो स्माइल दे रहा है मतलब W L प्लस 2a बाई टू इंटू एल बाई टू। आया समझ में, L बाई टू क्यों किया, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से L बाई टू है तो हमें इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मिल गया, मतलब ये इक्वेशन कैसी बन गई हमारी, माइनस W बाई टू, ये टू हमने बाहर ले लिया, A प्लस एल बाई टू का स्क्वायर प्लस ये हमारा W बाई टू वैसा के वैसा, और ये हो गया L स्क्वायर बाई टू प्लस LA लॉस एंजलस, ठीक है, ठीक है। इस अब हमारे पास दोनों मूवमेंट आ गई, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देते हैं। इसके पास नेगेटिव है तो इसको हमें नेगेटिव, ये वाला है इसको नेगेटिवली पुट करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेके, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब नहीं है, सॉरी हाँ डायरेक्शन जो उसका नेगेटिव पॉजिटिव उससे कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब। तो ये हमारा हो जाएगा W A स्क्वायर बाई टू इक्वस टू, माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वस टू इसको करो तो ये माइनस, ये तो प्लस वाला था तो इसलिए W बाई टू A प्लस L बाई टू का स्क्वायर प्लस W बाई टू इंटू L स्क्वायर बाई टू प्लस LA, ठीक, आ गया समझ में, है ना। इसमें से हम ये टू 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 तीनों का कैंसिल करवा देंगे, ये भी कटा, है ना, क्या हुआ, कटा, माइनस ये हो गया A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई फोर प्लस LA प्लस L स्क्वायर बाई टू प्लस LA, ठीक है। ये हो गया हमारा A स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई फोर माइनस LA प्लस L स्क्वायर बाई टू प्लस LA, कटा, एक और कटा, ठीक है। ये हमारा हो गया 2a स्क्वायर, है ना, इधर L बाई टू में से हम जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा, ठीक, और कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास यहाँ से A क्या आ गया, हमारे पास A आ गया, A इक्वल्स टू L बाई अंडर रूट ऑफ 8, ठीक है। जब हमारे ओवरहैंग्स L बाई अंडर रूट ऑफ 8 के बराबर है, यहाँ पे L ये है,
तो हमारा डिफ्लेक्शन मिनिमम होगा। समझ रहे हो ना? आ गया समझ में अब? ठीक है, नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये कौन से कितने डिस्टेंस पे मिनिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, और हैंग की वैल्यूज पूछ देते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। ABCDE हमारा बीम है, कैंटिलीवर बीम का टाइप है, लेकिन ये एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है ना। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में ऐसे बॉक्स टाइप या फिर कुछ भी हो सकता है, कर्व हो सकता है, ठीक है। और उस पर हमें फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट एट ABCDE, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सभी कंपोनेंट होते हैं, कि यहाँ पे ऐसा ऐसा भी बीम है, मेंबर है, ऐसा वैसा, तो इनमें जब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमने जो साइन कन्वेंशन लिया था स्माइल वाला, अब यहाँ पे हम स्माइल कैसे देखें? यदि इधर से देखेंगे तो स्माइल होगा, इधर से देखेंगे तो सैडनेस होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज ना होके एक उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि पहले एक रेफरेंस फाइबर मानो। ठीक है, बताया था मैंने बहुत बार रेफरेंस फाइबर का मैं क्यों बोलता हूँ कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, है ना। तो रेफरेंस मान लेते हैं हम, और उस रेफरेंस के बिहाफ में हम हर बार साइन कन्वेंशन डिफाइन कर देते हैं। यदि हमारा बीम ये था तो हमने इस वाले फाइबर को रेफरेंस फाइबर माना था, ठीक है। अब ये जब कंप्रेशन में जाता था, कैसे कि जब हमारा सैग होता था, ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस फाइबर क्या गया कंप्रेशन में, ये वाला फाइबर कंप्रेशन में, और ये वाला गया टेंशन में, है ना। तो हमारा जब भी कंप्रेशन फाइबर कंप्रेशन में जाता था तो हम उसे पॉजिटिव बोलते थे, तो हम बोलते थे स्माइल। बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे मूवमेंट लगा है ऐसा, ठीक है, तो हम बोलते थे कि ये पॉजिटिव मूवमेंट है। तो अब हमें टेंशन खत्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कोई से भी एक रेफरेंस फाइबर मानेंगे और वो कंप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देख के हम बता देंगे कि ये पॉजिटिव मूवमेंट है या नहीं, है ना। तो लिख लो, इफ रेफरेंस, ये कहाँ लिखना है, ये वहां लिखना है जहाँ पे हमने बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन किया था, स्माइली बनाई थी, वहां पे छोटा सा लिख दो कि रेफरेंस फाइबर, इफ रेफरेंस फाइबर इज कंप्रेस्ड देन बेंडिंग मोमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव या फिर सैगिंग, है ना। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इफ रेफरेंस फाइबर इज गॉट टेंशन देन द बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है तो हमें बेंडिंग मोमेंट के लिए रिएक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है, हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट एट ई, क्या बेंडिंग मोमेंट एट ई क्या हो जाएगा, 20 इंटू 0 हो जाएगा। तो 0 हमें ये ऑब्जर्वेशंस में पता है कि फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है। हमारा यदि ये वाला बीम इसमें हम माने टोटली, तो हम आउटर फाइबर को आउटर फाइबर को रेफरेंस मान रहे, ठीक है। तो हमारा जब ये वाला पोर्शन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये लोड के कारण ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोड लगा है, ठीक है। तो ये जो हमारा रेफरेंस फाइबर है ये कंप्रेशन में गया कि नहीं गया? तो जब ये कंप्रेशन में गया, है ना, मतलब हमारा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है। तो आपसे हम जब फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होंगे तो हम ऐसे देखेंगे, है ना, फील करेंगे, विजुलाइज करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट ई, बेंडिंग मोमेंट एट डी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 20 इंटू 2, है ना, आ जाएगा 40 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। हमें बेंडिंग मोमेंट कहाँ कहाँ और फाइंड करना है, डी पे आ गया, सी पे फाइंड करते हैं। सी पे भी वही हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट में ये आउटर फाइबर है, दिखा आउटर फाइबर, है ना। तो ये वाला जो लोड है फिलहाल
ये वाला जो लोड है इसको ऐसे शिफ्ट करेगा, मतलब ये वाला फाइबर हमारा ऐसा गया, ये ऐसा हुआ, फील आ रहा है कुछ, है ना। तो ये वाला जो हमारा आउटर फाइबर है ये कंप्रेशन में गया, है ना। तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस 2 मीटर, तो प्लस 20 इंटू 2 हमारा हो गया 40 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट बी पे हमारा ये वाले पॉइंट पे हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0 0। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लोड है इसी से पास हो रहा है। ओके, तो जब हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 0, है ना, फिर बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ पे हमारा ये है पॉइंट ए, ठीक है, ये जब हॉक करेगा तो हमारा जो रेफरेंस फाइबर है ये टेंशन में गया कि नहीं, कितना टेंशन में गया, ये गया हमारा -20 इंटू 3 मीटर दिखा कहाँ पे है, देखो जल्दी, 60 दिखा यहाँ पे, 3 मीटर दिखा इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, ठीक है। तो हमें बेंडिंग मोमेंट निकालने में दिक्कतें होती नहीं है आजकल, है ना, हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, फट से, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फट से। पर एक्चुअली में ये जो हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बताते हैं इंटरनली, ये हमें मतलब हम देखते तो है इसको कि इसमें ये लोड लगा हो और कुछ जनरेट हो, लेकिन ये जो भसड़ है इस बीम में ऐसे मस्ती कैसे है, तो देखते हैं। जब भी हमें शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट देखना है तो हम क्या करते हैं, सेक्शन को काटते हैं, जब तक काटेंगे नहीं दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हम सेक्शन, सपोज करो ये मैंने ऐसा काट दिया, ई, ये हमारा पॉइंट ई है, ये हमारा पॉइंट है डी, ओके, थोड़ा दूर लिखूं मैं, डी पॉइंट, है ना। यहाँ पे ये हमारा 20 किलो न्यूटन का लोड लगा है। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन ऑलरेडी, पूरा का पूरा बीम इक्विलिब्रियम में है, इसका कण कण रोम रोम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये वाला पोर्शन भी इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे तो वर्टिकल फोर्सेस लगा है कि नहीं लगा है ना। तो एक हमारा फोर्स इधर साइड में होगा 20 का, जो कि इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। ये अब हमारा फोर्स इक्विलिब्रियम में आ गया, मूवमेंट इक्विलिब्रियम में अभी भी नहीं आया, क्योंकि डी पॉइंट के अबाउट यदि मैं मूवमेंट लेता हूँ या फिर ई पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेता हूँ तो मुझे एक 40 किलो न्यूटन का मूवमेंट मिलता है। कौन सा, किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्लॉकवाइज एक मोमेंट देना पड़ेगा 40 किलो न्यूटन मीटर का। समझ में आया क्या हुआ, ठीक है। यही पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूं, हमारे डी और सी के बीच में देखते हैं, है ना, सी और डी के बीच में देखते हैं। यहाँ पे जब ये काटा तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आया, तो ये हमारा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का 20 किलो न्यूटन आया। ये क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज आया कि नहीं आया, 40 किलो न्यूटन मीटर का। अब ये हमारा डी पॉइंट है, ये तो हमें पता है ना। इस पॉइंट पे देखते हैं कि ये फोर्स इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकली है नहीं, तो इसको 20 किलो न्यूटन का एक फोर्स यहाँ देना पड़ेगा, वरना भग जाएगा ये, ठीक है। अब ये फोर्स इक्विलिब्रियम में हो गया, मोमेंट इक्विलिब्रियम में ये अभी भी नहीं हुआ। तो एक, यदि इस पॉइंट के अबाउट यदि हम मोमेंट लें तो हमारे पास एक 40 किलो न्यूटन का जो ये काउंटर क्लॉकवाइज है, इसको क्लॉकवाइज मोमेंट देना पड़ेगा, वरना ये तो घूमता घूमता भग जाएगा, ठीक है। हमने ये वाले पॉइंट तक हम आ गए थे। अब आगे का समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना। यदि ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज 40 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। ये अप साइड है तो यहाँ पे डाउनवर्ड 20 किलो न्यूटन का,
समझ में आ गया कि अंदर फोर्स से कैसे हम ट्रैवल करते हैं। ये हमारा ए पॉइंट हो गया। ठीक है, साथ में अब जैसे ये हमने पॉइंट्स मिल गए थे हमको, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देंगे, इसका बना दे क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं, हमको टाइम लगता नहीं है क्योंकि कैंटिलीवर है तो और टाइम नहीं लगेगा। हमारा फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 है। इस वाले जो पॉइंट पे हमारा आया था डी पॉइंट पे है ना 40, तो ये हो गया हमारा 40। ठीक है, ये 40 हो गया हमारा डी पॉइंट पे 40 था, और कौन सा सी पॉइंट पे भी 40 है। तो मतलब ये जो है इस वाले में एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लगेगा पूरे में। मैंने कांस्टेंट क्यों बना दिया है, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लोड है नहीं इसलिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा सी पॉइंट पे 40 है, और इस वाले पॉइंट पे -60 था। तो ये जो पॉइंट है ऐसे ट्रेवल करता करता जाएगा, ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये हो जाएगा बी। तो ए बी ये हमारा सी पॉइंट है। ठीक है, और सी पॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारा माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये माइनस, ये 60 हो गया हमारा, ये 40 हो गया। आ गया समझ में। ठीक है, इसको हम है ना शॉर्ट में भी देखते हैं थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि हम बार बार ऐसा तो करेंगे नहीं। यदि हमको कुछ आया तो किसी भी पॉइंट पे पूछा है तो हम क्या करेंगे, हम एक मेथड का यूज़ करेंगे जिसे लोड शिफ्टिंग मेथड कहते हैं। लोड शिफ्टिंग मेथड कुछ है नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि यदि यहाँ पे 20 का लोड है ना, तो ये 20 का लोड यहाँ यदि मैं शिफ्ट कर दूँ इस वाले पॉइंट पे, तो सीधा का सीधा शिफ्ट हो गया, और इतने डिस्टेंस का एक मोमेंट बना दिया 40 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, समझ में आया। यही अब इसको मैं मतलब अब पीछे वाले का सारा भूल जाइए। ठीक है, हम किस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, हमारा जो 20 का यहाँ पे ये था, यदि इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो 20 का सीधा सीधा इधर आया 20, है ना। ये वाला जो मूवमेंट है ये सीधा का सीधा इधर गया 40। ठीक है, इसे भूल जाइए, है ना। सर ये जो हमारा बी पॉइंट था, इस पे जो नेगेटिव ये जो 0 आया था, सर ये हमें हजम हुई नहीं थी बात कि सर बी पॉइंट पे 0 कैसे आ जाएगा। तो इसको भी हम कर लेते हैं। हमारा बी पॉइंट यहाँ था, बी पॉइंट पे ये लोड शिफ्ट हुआ, ऐसा हुआ शिफ्ट, हमारा ये मोमेंट शिफ्ट हुआ, ऐसा हुआ शिफ्ट हुआ। ये जो पॉइंट था इसका यहाँ पे है डिस्टेंस है 2 मीटर का, तो एक मोमेंट फिर से जनरेट करेगा कितने का, 40 का, है ना। तो ये 40 कटा, तो इसके पास क्या बचा, इसके पास क्या बच जाएगा, समझे। तो किस लिए 0 हो गया था। ठीक है, अब ये 40 हट गया, सीधा यहाँ पे ए वाले पॉइंट पे इसको काट दिया, ये वाला ऐसा हो गया। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे यदि मैं मूवमेंट पूछूं इसका, तो ये हो गया 20, तो ये यहाँ पे पहुँचा देगा। ये फोर्स हो गया 20 का, यहाँ पे हो गया 60। दोनों अलग अलग बनाया मैंने क्योंकि ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, ये मेंबर एंड मूवमेंट है ना। यहाँ पे जॉइंट इक्विलिब्रियम के लिए जो मूवमेंट आएगा वो 60 यूँ ऐसा आएगा, और लोड आएगा ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया अब। तो ये होती है लोड शिफ्टिंग मेथड, मतलब हम सीधे फट से ऐसे शिफ्ट करते जाएंगे। उसमें आप चेक करो कि ये जो पॉइंट था हमारा ये सेम आया इधर, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे सेम आया। तो हमने क्या किया, हमने जो बीच बीच के हैं वो
गायब कर दिए। ठीक है, तो ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स थे, इनमें ऐसा है। बाकी लोगों को डाउट आएगा कि यहाँ पे कांस्टेंट है सर, लोड प्रोफाइल कुछ है नहीं, है ना। ठीक है, उसके लिए मैं सीधा सा एक बताता हूँ चीज़, है ना। ये जो यहाँ पे जो लोड था उसने यहाँ पे कांस्टेंट मूवमेंट लगाया है, कांस्टेंट मूवमेंट, तो इसलिए 40 का आ गया। ठीक है, हमारे इस वाले जो हॉरिजॉन्टल सेक्शंस हैं उनमें वही वाला चीज़ लग रहा है लीनियर, लेकिन यहाँ पे जो लोड है वो सीधा है, एक्सियल लोड है, लेकिन एक कांस्टेंट मूवमेंट है ना, तो वो लग रहा है यहाँ पे, इसलिए ये कांस्टेंट आया है। ठीक है, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल उसमें है वही चल रहा है सेम, है ना, और यहाँ पे लोडिंग इसका अलग आ जाता है वर्टिकल वाले में, है ना। तो वर्टिकल वाले में हम देख लेते हैं कि मूवमेंट कितना आया। ठीक है, तो अभी लोड शिफ्टिंग मेथड को या फिर उसी चीज़ को, इंटरनल मूवमेंट्स क्या आ रहे हैं या फिर फोर्सेस क्या आ रहे हैं, इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा एडवांस देखते हैं अभी कि 3D में हमारे साथ क्या होता है। एडवांस कुछ नहीं है, थोड़ा सा वही कॉमन सेंस है, एक आधा मूवमेंट ज़्यादा आ जाएगा तो आ जाने दो, क्या डर लगता है हमें, मूवमेंट से डर नहीं लगता सर। अब हमें मूवमेंट से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। सपोज करो ये ABCD है, ये रोड दिख रही है आपको पिछले जैसी, लेकिन ये बिल्कुल वैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज करो ये प्लेन है, इसमें जो AB ये रोड ऐसी है, फिर हमारा BC रोड ऐसी है, एंड हमारी CD रोड ऐसी है। ठीक है, इसको 3D में कैसी बना देंगे हम, ऐसी बना देंगे, है ना। बोर्ड हमारा 3D है नहीं, समझ में आया। AB तो वही है, ये हमारा BC है और ये हमारा DC है, दिख गया। अब हमने लोड लगाया इसमें ऐसा मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो लोड शिफ्टिंग मेथड में क्या करते हैं हम, अभी हम लोड लगा देते हैं यहाँ पे। ये समझ में आया कैसा रहेगा लोड, ये लोड रहेगा, ऐसा कुछ भी रहेगा जो मतलब नीचे साइड रहेगा ना हमारा। अब वो 3D में समझना, इमेजिन करवाया मैंने। एक्सिस ले लें क्या थोड़ा सा, कि सर आप एक्सिस दो, तो ये हमारे एक्सिस हो गए एक्स, ये हमारा वाई एंड जेड। ठीक है, ये रोड एक्स डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन में है, और ये वापस -x डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा काम है नहीं। पहले इस वाले पोर्शन को हम ले आते हैं, यहाँ ले आए। ठीक है, तो ये हमारा रॉड है, ठीक है, ये हमारा रॉड है, डायग्राम के लिए मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये रॉड हमारा, ये हमारा D पॉइंट है। ठीक है, D पॉइंट पे एक फोर्स लगाए डायरेक्टली डाउनवर्ड, है ना। तो इस वाले पॉइंट पे हमें यदि इसको इक्विलिब्रियम में करना है तो हमें पता है कि सर यहाँ पे फोर्स रहेगा P का, कुछ भी यदि ये P है तो ये हमारा P का फोर्स रहेगा। और सर ये इस वाले पॉइंट से इसेंट्रिक है, इसेंट्रिक मतलब उस एक्सिस से पास नहीं कर रहा है, एक डिस्टेंस से पास कर रहा है, तो सर इसका एक मूवमेंट भी आएगा। मूवमेंट आएगा किस डायरेक्शन में आएगा, वो सर आपका जो ये मूवमेंट है ये ऐसा आ रहा है ना, तो ये हमारा मूवमेंट आ जाएगा ऐसा, नहीं उल्टा आ जाएगा सर, इक्विलिब्रियम में भी तो करना है इसे, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा मूवमेंट ऐसा, है ना, इक्विलिब्रियम में इसका मूवमेंट आ गया हमारा ऐसा। किस डायरेक्शन में है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से एक्सिस के अबाउट है, कौन से एक्सिस के अबाउट है, यदि हमारा ये B पॉइंट यहाँ था, है ना, और ये वाला जो DC है ये ऐसा है, तो ये जो इसको यदि मैं इसको यहाँ से इस पॉइंट से पॉइंट लगा दूँ और इसको रोटेट करवाऊँ, तो ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। सर ये तो हमें पता है, बहुत आराम से बता दिया हमने सर कि ये MZ है ना, क्योंकि X ये एक्सिस था, Y ये था, Z ये था, तो ये Z एक्सिस के अबाउट है ना, अबाउट मतलब इसके अबाउट इसको घुमा रहा है।
ठीक है सर, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि हम है ना एक एक चीज़ को फील कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से फील करते जाओ। फिर हमने ये हमारा पॉइंट इसको यहाँ बनाया है ना, ठीक, ये हमारा हो गया एक्सिस। सर यहाँ पे हमने काटा है तो इस जॉइंट को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन, वाई वर्टिकल है, वर्टिकल लोड है ना, तो वाई डायरेक्शन में है ना। तो ये हमारा पी वाई हो गया, पी हो गया मतलब वाई समझ लें। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था है ना, तो इसमें ये किस तरह से रहेगा? ये रॉड हमारा इसमें ये किस तरह से रहेगा? यदि हमारा ये एक्सिस है z, तो इसके अबाउट ये इस तरह से रहेगा, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट आया समझ में? हमारा जो ये था ये वाला पोर्शन है ना, इसके अबाउट यदि ये इधर से रोटेट करवा रहा था, ये वाला इस डायरेक्शन में था, ये बैलेंसिंग मोमेंट है, ये वापस इसका इक्विलिब्रियम वाला मोमेंट है, तो ये इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करवा रहा है ना। ठीक है, अब इसको हम शिफ्ट करेंगे इस वाले पॉइंट पे। यदि इस वाले पूरा जो हमारा डी सी है, ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, तो बी को अभी इस वाले बी सी को इक्विलिब्रियम पे डाल देते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, अभी भग जाता, वरना ये पी, ये जो था हमारा एम जेड, ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये काउंटर क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एम जेड यहाँ लग गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। ये पॉइंट पूरा समझ में आया कि यहाँ पे अब एक ऐसा इस डायरेक्शन में मूवमेंट आ गया। ठीक है, तो एम जेड आ गया समझ में। इस वाले पॉइंट के अबाउट यदि हम बी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं इक्विलिब्रियम में चेक करने के लिए, तो हमने देखा कि हमारा P जो ये इससे पास हो रहा है, ये तो ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो हमारा mz था ऐसा, तो उसके लिए mz काउंटर क्लॉकवाइज आ गया, लेकिन जो ये पॉइंट P है जो यहाँ है, ये इसको ऐसे रोटेट करवा रहा है। किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहा है? ये चेक करो, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहा है ये? यहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस है इसके अबाउट ऐसे रोटेशन प्रोवाइड करवा रहा है। किस डायरेक्शन में? ये यदि रोटेशन ऐसा प्रोवाइड कर रहा है तो हमारा जो मोमेंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, एम एक्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन ऐसा, ताकि ये पॉइंट बैलेंस रहे। ठीक है, इसी पॉइंट को अब हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारी रॉड हो गई। ठीक है, हमारा एक्स एक्सिस यहाँ था, तो यदि ये एक्स एक्सिस के अबाउट ये वाला पॉइंट, इसको ऐसे समझ रहे हो, इसको यहाँ पे बैलेंसिंग कर रहा था, तो ये हमारा एक्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिख रहा है? वहां से देखो तो ये यदि इस डायरेक्शन में इसको दे रहा था, तो अब इस डायरेक्शन में मतलब एक एम एक्स का यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज कैसे बोलेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो एम एक्स है यहाँ पे पहले इस डायरेक्शन में था, अब यहाँ पे उसका इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। Z को यदि ये यहाँ पे मूवमेंट इस डायरेक्शन में था, तो Z यहाँ पे पॉइंट पे इस पॉइंट पे ये यहाँ पे MZ हो जाएगा। हमारा P जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में था, इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब ये यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो था P, हमने यहाँ पे इस वाले C पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लिया तो mz आया, फिर हमने B पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आया तो mz तो चल ही रहा था, mx भी आ गया। अभी इस वाले इसका देखते हैं
कि ये जो अब यहाँ पे है, हम इसको इक्विलिब्रियम पे देखें, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो हमारे पास क्या भसड़ मच रही है। हमारे पास ए पे इक्विलिब्रियम पे देखें तो हमें वर्टिकल फोर्स में इक्विलिब्रियम चाहिए, तो ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पे आ गया। हमारे पास एक एम जेड आया है, जेड एक्सिस के अबाउट है, ये हमारा जेड एक्सिस है, किधर है, ऐसा, तो ये ऐसा है, तो हमें एक अपोजिट डायरेक्शन में ये जो जेड एक्सिस है जो अंदर है, इसके अपोजिट में एम जेड मिला। ठीक है, ये जो एम एक्स है, एक्स एक्सिस के अबाउट है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट है इस डायरेक्शन में, तो हमें एक उल्टे डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अबाउट उल्टी डायरेक्शन में भी एक चाहिए, तो ये हमारा उल्टे डायरेक्शन में आ गया। क्या ये अभी भी मूवमेंट इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि एक इसेंट्रिक ये वाला है, तो जब हम इसका मूवमेंट देखेंगे तो ये भी जेड एक्सिस के अबाउट आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका एक एम जेड अपोजिट डायरेक्शन में, इसको मैं दूसरे कलर से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी z है, तो इसलिए ये जो z है इसको 1 दे दो, पहले आया था ये हमारा 1 है, ये सेकंड है, एम जेड डैश, ये फिर 2 लिख दो, एम जेड 2। तो अब सारा समझ में आ गया कि इस वाले लोड ने यहाँ तक आते आते इतने सारे मूवमेंट जनरेट कर दिए, एक एम एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसा, एक एम जेड एक्सिस के अबाउट ऐसा, एक एम जेड एक्सिस के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज। ये क्यों आया, ये ज़्यादा था तो इसको कम करने के लिए आया। ठीक है, एक फोर्स आया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इंटरनली ऐसे ही करना है हमें कि जो ये वाला पॉइंट है इसके अबाउट इक्विलिब्रियम लो, तो एक मूवमेंट आया, इक्विलिब्रियम फिर से लिया, तो ये मूवमेंट कैरी हो, यहाँ तो था ही था, एक और मूवमेंट आ गया, फिर इस वाले मूवमेंट यहाँ पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम लिया। तो ठीक है, आराम से ड्रॉ करना है इसको, समझ के, या फिर खुद से भी समझना। यदि मेरी ड्राइंग में थोड़े से दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ एम जेड लिखा है ना, तो जेड एक्सिस को सोचो, अपने आप तुमको डायरेक्शन दिख जाएगी। यदि ये तुम प्लेन में देखोगे तो क्लॉक एंटी क्लॉक देखेगा, पर ऐसा नहीं, जेड एक्सिस जैसे ही बना तो ये शिफ्ट हो गया जैसे 3D में। ठीक है, तो अब हम अच्छे से देख लेते हैं, मतलब देखना चालू कर दिया हमने कि ये जो बेंडिंग मूवमेंट और ये हम बात करते हैं ये अंदर क्या कैसे बनते हैं, है ना। तो अब से हमें पता लग गया कि अंदर ऐसी भसड़ मचाते हैं ये, जैसे एक लोड लगाया ऐसा छोटा सा, तो ये अंदर इतनी भसड़ मचाता है, कहाँ मूवमेंट आता है, किस डायरेक्शन में आता है, वो ऐसा आता है ना। तो इसी वे में ये रोटेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक,